गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात करेंगे 4.5 भाषा अधिगम में प्रयोगशाला के प्रयोग की विधि और समीक्षा। आज हम देखेंगे कि भाषा प्रयोगशाला विधि क्या है और फिर हम इसको कैसे प्रयोग करें और अंत में हम इसकी समीक्षा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा प्रयोगशाला विधि क्या है। ये बेसिकली यह क्या है कि हिंदी शिक्षण की एक विधि है। जैसे हम लोगों ने पिछले यूनिट में पढ़ा था हिंदी गद्य शिक्षण की विधियाँ, हिंदी पद्य शिक्षण की विधियाँ, हिंदी व्याकरण शिक्षण की विधियाँ, यानी जो भाषा की जो शिक्षण विधि है उसका भी एक ये प्रकार है भाषा प्रयोगशाला विधि। यह एक नवीन विधि है। ये हिंदी शिक्षण की कहिए या भाषा शिक्षण की कहिए एक नवीन विधि है जो अभी भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक रूप से इसको बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसको भी हमें सम्मिलित करना चाहिए। तो एक ये समझिए कि ये क्या है कि हिंदी शिक्षण की या भाषा शिक्षण की एक यह विधि है, ये भाषा प्रयोगशाला विधि। तो जैसे आप देखेंगे कि नाम से ही क्या लग रहा है, प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में क्या होता है, आप देखते होंगे साइंस में, खासतौर से विज्ञान में हम प्रयोगशाला में जाते हैं, वहाँ क्या करते हैं, हम वहाँ पर नई नई चीज़ें करते हैं, नए नए हम क्या कहा जाता है कि कुछ उपाय करते हैं, हम नई चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, हम प्रयोग करते हैं, हम बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग के लिए करते हैं। वो भाई हम H2O होता है तो हम कैसे बनाएं, वो हम क्या करते हैं, कैसे क्या ऐड करते हैं वो। तो जो हम विज्ञान में करते हैं प्रयोगशाला, यानी कि प्रयोगशाला में हम बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग पर बल देते हैं और नई चीज़ों को हम खोजने पर बल देते हैं, अनुभवों का बल देते हैं। तो उसी तरह से हिंदी में भी भाषा प्रयोगशाला है वो। तो बेसिकली क्या है वो भाषा प्रयोगशाला अगर हिंदी में कहा जाए तो अगर हम बात करें भाषा प्रयोगशाला की परिभाषा क्या है, वो किसे कहते हैं भाषा प्रयोगशाला। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखने के लिए कहें तो आप कह सकते हैं कि भाषा प्रयोगशाला इलेक्ट्रॉनिक साज सज्जा से युक्त एक शिक्षण कक्ष होता है जिसका उपयोग भाषाओं में समूह शिक्षण के लिए किया जाता है। इस कक्ष में प्रत्येक छात्र के लिए एक पृथक कोष्ठ होता है जहाँ पर टेप रिकॉर्डर एवं हेडफोन्स संलग्न होते हैं। वह तो ये आप इसकी एक परिभाषा बता सकते हैं भाषा प्रयोगशाला विधि की, वो कि कहते किसे हैं वो। तो अगर हम एक संक्षिप्त शब्दों में कहें, एक आसान शब्दों में कहें कि भाषा प्रयोगशाला विधि क्या है, तो आप बता सकते हैं कि भाषा प्रयोगशाला विधि हिंदी शिक्षण की एक नई विधि है जिसके अंतर्गत एक अलग कक्ष होता है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से युक्त टेप रिकॉर्डर, हेडफोन्स इत्यादि लगे होते हैं तथा प्रत्येक विद्यार्थी के बैठने के लिए अलग अलग कोष्ठ होता है। कोष्ठ से तात्पर्य क्या है, यानी कि अगर आप देखे होंगे किसी जाइए बैंक में जाइए या कहीं और आप देखे होंगे किसी कंपनी में जाइए, प्राइवेट कंपनी में जाइए, तो आप देखिए कि एक बड़ा सा हॉल होता है और क्या होता है कि छोटे छोटे कोष्ठ बने होते हैं। जैसे अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में भी गए होंगे तो आप देखे होंगे कि कैशियर का अलग होता है, मैनेजर का एक कोष्ठ बना हुआ है, एक जो ATM देते हैं वहाँ का कोष्ठ अलग बना होता है। तो वही पृथक पृथक कोष्ठ होता है, यानी कि सबके अलग अलग कोष्ठ होते हैं वो। लेकिन इसमें इस तरह का कोष्ठ बना होता है कि एक दूसरे को हम नहीं देखते नहीं है वो। यानी कि जैसे हम बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनिवर्सिटी के बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखेंगे तो उसमें कोष्ठ तो बने हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे कि सब एक दूसरे को देख लेते हैं वहाँ पर। लेकिन इसमें इस प्रयोगशाला कक्ष में इस तरह के कोष्ठ बने होते हैं कि
विद्यार्थी है एक दूसरे को देखते नहीं हो, यानी कि जो कुछ बने होते हैं वो थोड़े लंबे लंबे होते हैं ताकि एक दूसरे को देख ना सके वो। इसका वजह यह है कि अगर हम एक दूसरे को बच्चे देखेंगे और फिर वो उनका पढ़ने से ध्यान भंग होगा, वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो ये कह रहा है कि अलग अलग ये कोष्ठक बने होते हैं और ताकि ये बच्चे इसमें रह सकें और उसकी पढ़ाई कर सकें। तो ये बता सकते हैं कि आप कहा जाए कि भाषा प्रयोगशाला कहते किसे हैं वो। तो दो चीज़ है कि एक इसमें क्या होना चाहिए, टेप रिकॉर्डर होना चाहिए और क्या होना चाहिए, हेडफोन होता है। बेसिकली होता क्या है इस प्रयोगशाला में कि शिक्षक जो है इसको जो भी पढ़ाना होता है, मान लीजिए उसको अगर पढ़ाना है, कोई कविता पढ़ानी हो वो, तो क्या कहता है, पहले ही बता देता है कि हाँ आज ये जयशंकर प्रसाद की ये कविता पढ़ने जा रहे हैं, या मैथिली शरण गुप्त की ये कविता पढ़ने जा रहे हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की ये कविता पढ़ने जा रहे हैं। वो एक रिकॉर्ड फॉर्म में बच्चों के पहले निर्देशित कर देता है वो। फिर बच्चे उस कविता को सुनते हैं, वो सुनने के बाद थोड़ी देर बीच में रुका जाता है, फिर उससे संबंधित प्रश्नोत्तर किया जाता है, वो फिर आगे बढ़ा जाता है वो। तो इसमें शिक्षक क्या होता है कि वो चाहे तो सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है और चाहे तो वो बच्चों को अलग अलग करके भी पढ़ा सकता है। तो ये हो गए बेसिकली भाषा प्रयोगशाला की विधि, यानी भाषा प्रयोगशाला कहते किसे हैं ये आपको पता हो गया। अब हम बात करते हैं भाषा प्रयोगशाला का स्वरूप। हमने भाषा प्रयोगशाला की परिभाषा पढ़ ली, अब हम उसके स्वरूप की बात करते हैं वो। तो मैं एक जो पुस्तक में दिया हुआ उसको मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे वो। और बाकी मैं तो स्नैपशॉट आप लोगों को भेज दूंगा, लेकिन क्योंकि दृष्टि दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं हमारे, वो उनको पढ़ने में समस्या होती है, इसलिए मैं इसको पहले एक बार पढ़ता हूँ, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं क्या है क्या ये। इसमें लिखा हुआ है कि भाषा प्रयोगशाला विद्युत उपकरणों से सुसज्जित एवं नियंत्रित एक कक्ष होता है। इसमें प्रत्येक छात्र के बैठने के लिए अलग अलग मेज कुर्सी होती है, जिसके दोनों ओर लकड़ी के पृथक पृथक कोष्ठ बनाए जाते हैं। इसमें छात्र अपने स्थान पर बैठकर अपने दाएं एवं बाएं के छात्रों को नहीं देख पाता है। इसकी प्रत्येक मेज पर एक एक टेप रिकॉर्डर रखा रहता है और प्रत्येक छात्र के लिए एक हेडफोन होता है। प्रत्येक छात्र के सामने मेज पर एक माइक्रोफोन भी लगा रहता है। शिक्षक की सीट ऐसे स्थान पर रहती है जहाँ से वह भाषा प्रयोगशाला में अध्ययन करने वाले सभी छात्रों पर नियंत्रण रख सकता है। छात्रों की मेजों पर लगे हुए माइक्रोफोन और टेप रिकॉर्डर आदि का नियंत्रण बोर्ड शिक्षक की सीट में लगा रहता है, जिसकी सहायता से वह भाषा प्रयोगशाला में अध्ययनरत किसी भी छात्र को निर्देश दे सकता है। छात्र क्या बोल रहा है अथवा क्या सुन रहा है इसे भी सुन सकता है। छात्रों को भी जब कोई कठिनाई होती है तो वे निर्धारित संकेत दबाकर शिक्षक से संपर्क स्थापित कर सकते हैं और आवश्यक निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये स्वरूप जो हमने पिछला भाग में, पिछले ऑडियो में अभी चर्चा किया था वो कि क्या है भाषा प्रयोगशाला, तो हमने कहा था कि हाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक पृथक कोष्ठ बना होता है जिसमें टेप रिकॉर्डर होता है, हेडफोन्स होता है, वो माइक्रोफोन होते हैं वो। तो जो भी शिक्षक को जो कहना होता है वो शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देशित दे देता है, फिर विद्यार्थी उसको सुनते हैं, फिर जो भी डाउट होता है वो शिक्षक से पूछ भी सकते हैं और शिक्षक उनको एक्सप्लेन भी कर सकता है वो। शिक्षक चाहे तो पूरी क्लास में बैठे हुए बच्चों को एक साथ बता सकता है, अगर वह चाहे तो अलग अलग बच्चों को भी उसको समझा सकता है वो। तो ये कुछ आपको स्पष्ट हुआ होगा भाषा प्रयोगशाला वो, यानी कैसा होता है वो।
मैं इसमें एक चित्र भी दिया, वो भी मैं भेज दूंगा, लेकिन वो क्योंकि दिव्यांग व्यक्ति चित्र नहीं देख पाएंगे वो, तो उनके लिए एक ये जो डिस्क्रिप्शन है मेरे ख्याल से बहुत हद तक समझ में आ गया होगा कि भाषा प्रयोगशाला कैसा होता है। बेसिकली आप जो हमारे कंप्यूटर लैब गए होंगे, अगर आप देखे होंगे जो A1 ब्लॉक में बना हुआ है साइंस वाला में 203 में, वो वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ भी अलग अलग कोष्टक बने हुए हैं वो, तो वो बिल्कुल सेम वही कोष्टक है। उसी तरह के पृथक कोष्टक भाषा प्रयोगशाला विधि में भी बने होते हैं वो, लेकिन वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे हर कोष्टक में आप देखेंगे तो एक एक मॉनिटर होता है, कंप्यूटर होता है वो, लेकिन भाषा प्रयोगशाला अगर वहाँ बनाया जाए तो हर कोष्टक में क्या होगा, टेप रिकॉर्डर होगा और हेडफोन होगा वो। तो वो बहुत अच्छा उदाहरण है। आपको अगर नहीं भी देखे होंगे तो आप अगर यूनिवर्सिटी जब ओपन होगी तो आप A1 ब्लॉक के 203 सेकेंड फ्लोर पे रूम है, वहाँ पे आप देख सकते हैं इसी तरह का एक स्वरूप बना हुआ है वो है तो कंप्यूटर लैब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भाषा प्रयोगशाला लैब है, वो कंप्यूटर लैब है, लेकिन जो बना हुआ है, जो उसका स्वरूप है वो इसी तरह से है जो भाषा प्रयोगशाला का स्वरूप जब मैंने अभी पढ़ा। अब हम इसमें बात करते हैं कि भाषा प्रयोगशाला में की विधि की प्रक्रिया, यानी कैसे इसका भाषा प्रयोगशाला का कैसे इसका प्रयोग किया जाए वो। तो यहाँ पर फिर मैं जो दिया हुआ है इसको पढ़ता हूँ, फिर मैं इस पर फिर चर्चा करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि इसमें शिक्षक जब छात्रों को कोई कविता या कहानी अथवा किसी पाठ का ज्ञान या अन्य सूचनाएं देना चाहता है अथवा वर्तनी या उच्चारण का अभ्यास कराना चाहता है तो वह पहले से तैयार किए गए टेप को बजाता है, जिसे छात्र शिक्षक की मेज के लिए संकेत को दबाकर हेडफोन द्वारा सुनते हैं। कभी कभी छात्र अपनी अपनी मेज पर रखे टेप रिकॉर्डरों की सहायता से टेप की गई सामग्री को सुनते हैं। कभी वे स्वयं अपनी ध्वनियाँ टेप करते हैं और उन्हें सुनते हैं। इस प्रकार उच्चारण और बोलने की गति में सुधार करते हैं। शिक्षक की आवश्यकता के अनुरूप उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, उनका पथ प्रदर्शन करते हैं में सहयोग लेते हैं। इस प्रकार भाषा प्रयोगशाला विधि विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से एक कक्ष में बैठाकर व्यक्तिगत रूप से भाषा शिक्षण का एक सफल प्रयास है। यानी कि क्या कह रहा है, वही हम लोग जो अभी चर्चा कर चुके हैं कि हर व्यक्ति के पास एक जानते हैं कि टेप रिकॉर्डर होता है, हेडफोन होता है वो, तो अगर शिक्षक को जो भी चीज़ पढ़ाना हो पहले वो टेप रिकॉर्डर में चला देता है, उसको बता देता है कि हम आज ये पढ़ने जा रहे हैं वो। उसके बाद क्या करता है, विद्यार्थियों से वो बात करता है, उससे पूछता है, और विद्यार्थी अगर चाहें तो वो भी शिक्षक से पूछ सकते हैं, उसकी व्याख्या ले सकते हैं। और एक इसमें बात यह है कि अगर विद्यार्थी चाहे तो वो अपनी आवाज़ को उसमें रिकॉर्ड कर सकता है और उसको सुन सकता है तथा उसमें सुधार कर सकता है। मान कर चलिए कि किसी विद्यार्थियों को उच्चारण करने में, किसी शब्द का उच्चारण करने में उसको समस्या हो रही है वो, तो क्या करेगा कि शिक्षक पहले उसको वो उसमें रिकॉर्ड कर लेता है वो अगर रिकॉर्ड करता है कि मैं क्या सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनता है वो, तो उससे उसको पता चल जाता है कि हाँ वो उच्चारण सही कर रहा है या गलत कर रहा है वो, और उसमें उसको सुधार कर लेता है, यानी तुरंत उसको फीडबैक मिल जाता है, उसमें इसको सुधार कर लेता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। अभी तक हमने बात किया था कि भाषा प्रयोगशाला विधि किसे कहते हैं, इसका क्या स्वरूप है, यानी ये होता कैसा है, और इसको कैसे हम प्रयोग करें, प्रयोग की विधि क्या है। प्रयोग की विधि यानी कि पहले शिक्षक इंस्ट्रक्शन दे देता है, निर्देशित दे देता है कि हम ये चीज़ करने जा रहे हैं वो, उसके बाद से विद्यार्थियों को सुनने के लिए अवसर देता है, विद्यार्थी सुनते हैं, फिर बीच बीच में बच्चों से प्रश्न किया जाता है, बच्चे अगर चाहें तो बच्चे भी शिक्षक से पूछ सकते हैं वो, और अगर बच्चे चाहें तो अपनी आवाज़ को भी रिकॉर्ड करके उसको दोबारा सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भाषा प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें एक बात है समीक्षा की। अब हम समीक्षा करते हैं कि किसके क्या लाभ हैं, इसकी क्या सीमाएं हैं, क्या कमियां हैं। तो सबसे पहले इसके हम लाभ की बात करते हैं, भाषा प्रयोगशाला की विधि की क्या लाभ है। तो पहला लाभ इसमें ये लिख सकते हैं कि इस विधि द्वारा मौखिक पठन की शिक्षा
सफलतापूर्वक दी जा सकती है वो। क्योंकि आप देखते हैं कि भाषा प्रयोगशाला में क्या होता है, वो हम ज़्यादा लिखने पर बल नहीं देते हैं, पढ़ने पर बल नहीं देते हैं, बच्चे सुनते हैं फिर हम उसको बोलते हैं वो। तो इस क्या हो गया, ये सुनने और बोलने, ये इसको, इस कौशल को ये बढ़ा सकता है वो। और क्या हो सकता है इसका उपयोगिता, इस विधि में सभी छात्र एक साथ मौखिक पठन या ध्वनियों का उच्चारण कर सकते हैं वो। यानी कि क्योंकि सबका कोष्ठ अलग अलग है, वो शिक्षक का है कि हाँ ठीक है, इसको बोलिए, इसको पढ़िए वो, तो सबका कोष्ठ अलग अलग है, सबके पास हेडफोन लगा हुआ है, माइक्रोफोन लगा हुआ है, तो सब लोग एक साथ पढ़ सकते हैं वो। लेकिन जो सामान्य कक्षा होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम एक साथ नहीं पढ़ सकते, एक बार में केवल क्या करेगा, एक ही बच्चा पढ़ता है वो। ठीक है। और इसका क्या फ़ायदा होगा कि इसमें विद्यार्थी अपनी गलतियों को सुनकर उसमें सुधार कर सकता है वो। यानी कि हमने कहा ना कि आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसको सुनकर सुन सकते हैं, तो सुनकर आपको उसमें सुधार कर सकते हैं कि हाँ नहीं, ये ठीक नहीं बोल रहा हूँ, ये गलत है वो। और क्या इसमें बता सकते हैं वो, इसमें शिक्षक किसी भी छात्र के मौखिक पठन अथवा ध्वनियों के उच्चारण में किसी त्रुटि को अपनी सीट पर बैठे बैठे सुन सकता है तथा संकेत दबाकर आवश्यक सुझाव दे सकता है और संशोधन भी करा सकता है। यानी कि क्योंकि आप जानते हैं कि कनेक्टेड होते हैं सारे बच्चे, सबको वो सुन सकता है वो, और जिसका उच्चारण गलत है वो वहीं से बैठकर उसको निर्देशित दे सकता है कि नहीं, आपने ये उच्चारण ठीक नहीं किया, इसमें ये संशोधन की ज़रूरत है। और क्या इसकी लाभ हैं, उपयोगिता बता सकते हैं कि इस विधि में छात्रों के सामूहिक शिक्षण के साथ साथ व्यक्तिगत शिक्षण को भी किया जा सकता है। यानी कि देख ही चुके हैं कि हम चाहे तो शिक्षक चाहे तो सभी विद्यार्थियों को एक साथ निर्देशित कर सकता है या पढ़ा सकता है, और अगर चाहे तो हर एक व्यक्ति को अलग अलग या हर एक छात्र को अलग अलग कर सकता है। तो ये कुछ आप बता सकते हैं कि इसके क्या लाभ हैं, उपयोगिता हैं भाषा प्रयोगशाला के। अब इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, उसकी हम बात कर लेते हैं। पहली सबसे बड़ी कमी यह तो है कि यह विधि अत्यधिक खर्चीली है, अतः भारत जैसे देश में इस विधि का उपयोग करना अत्यंत कठिन कार्य है। यानी कि एक क्या है कि एक बड़ी थोड़े कठिन, एक कहते हैं कि खर्चीली विधि है कि आप टेप रिकॉर्डर से हेडफोन चाहिए वो। तो अगर आप कहें कि भारत के प्रत्येक विद्यालय में यह हो जाए या रखा किया जा सके, वो बड़ी मुश्किल है वो। क्योंकि आप देखते हैं कि गांव-गांव में, सुदूर गांव इलाकों में स्कूल्स हैं, वहाँ पे करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शहरों में चलो हम संभव कर सकते हैं, लेकिन गांव के विद्यालयों में करना थोड़ा मुश्किल कार्य हो सकता है। और क्या ऐसी कमियां है कि इसमें छात्र अपनी कक्षा के अन्य साथियों से संपर्क नहीं रहता है, इससे वह कुछ समय के उपरांत उबने लगता है वो। यानी कि वो एक कोष्ठक में बंद है, बस केवल सुन रहा है और क्या कर रहा है कि उसको बोल रहा है वो, तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो उबने लगता है भाई, संपर्क नहीं हो पाता है वो। थोड़ी देर में बोरियत होने लगती है कि यार छोड़ो अब कितना पढ़ें वो। लेकिन जब आप टीचर से संपर्क सामने देखते हैं, बच्चों को, अपने सहपाठियों को देखते हैं, तो आप मोटिवेट होते हैं, आप पढ़ते हैं वो। तो ये कह रहा है वो। और क्या इसकी सीमाएं हैं, तो आप बता सकते हैं कि इस विधि द्वारा शिक्षण कार्य में अधिक समय लगता है वो। यानी कि आप जानते हैं कि हाँ वो एक कंप्यूटर, जब हम जाएंगे प्रयोगशाला में, वहाँ पे हम निर्देश देते हैं, फिर बच्चों से पूछते हैं, फिर अपने करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, वो तो क्या लगता है, समय ज़्यादा लगता है। और क्या इसकी कमियाँ हो गई कि इस विधि में लिखित कार्य के विकास में कोई सहायता नहीं मिलती है, अर्थात लेखन कौशल इस विधि द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता है वो। और क्या हम बता सकते हैं इसकी कमियाँ, कि इस विधि में विद्यार्थियों की आंखें, हाथ और कान यंत्रों पर रहते हैं, इससे वे शिक्षक द्वारा कृत क्रियाओं एवं भाव मुद्राओं को नहीं देख पाते हैं। यानी कि एक वो रिकॉर्ड कर रहा है, टेप पे है, हेडफोन कान कहीं और लगा हुआ है, तो शिक्षक क्या कर रहा है, उसका क्या हाव भाव है, वो नहीं देख पाते हैं वो। तो ये इसकी एक सीमा ये हो गई वो। तो ये कुछ इसकी हम कहें कि इसकी समीक्षा हो गई हिंदी भाषा प्रयोगशाला विधि की। तो ये हो गया आपका भाषा प्रयोगशाला के प्रयोग की विधि और समीक्षा। तो 4.5 में यही था कि आप समझिए कि भाषा प्रयोगशाला क्या है।
तो आप समझ गए होंगे भाषा प्रयोगशाला क्या है। तो हिंदी शिक्षण की एक नवीन विधि है, इसकी हम परिभाषा बताइए और इसका क्या स्वरूप है, होता कैसा है वो। अगर पूछा जाए कि भाषा प्रयोगशाला होता कैसा है, तो हमने स्वरूप आप लोगों को बता दिया कि कैसे कैसे एक पृथक कोष्ठ होता है, हर कोष्ठ में एक टेप रिकॉर्डर होता है, हेडफोन्स लगे होते हैं वो। फिर आप इसकी बताइए समीक्षा में क्या इसके लाभ हैं और क्या इसकी कुछ सीमाएं हैं या कमियां हैं वो। तो ये हो जाएगा आपका 4.4 का, इतना ही है इसमें। तो आपका इकाई 4 यहीं पे समाप्त होता है। तो मैं एक बार इकाई 4 को मैं रिवाइज कर देता हूँ कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा था, इसके बाद हम इकाई 4 यहीं समाप्त कर देंगे वो। तो इकाई 4 में आप देखेंगे कि 4.1 में हमने क्या पढ़ा था कि शिक्षण उपकरणों का संदर्भ, महत्व और लाभ। शिक्षण उपकरण हमने पढ़ा था कि शिक्षण उपकरण क्या होते हैं, उसकी परिभाषा दीजिए, वो कौन कौन से होते हैं। तो आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, प्रिंट एड्स एंड नॉन प्रिंट एड्स। प्रिंट एड्स में क्या था, वो समाचार पत्र थे, मैगजीन थी, पुस्तकें थी, सारी चीज़ें थी। नॉन प्रिंट्स में क्या था, 3 चीज़ें थी, ऑडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल। तीनों सबकी इसकी पता होना चाहिए, ऑडियो कौन कौन सा है, विजुअल कौन कौन सा, ऑडियो विजुअल कौन कौन सा है। इन तीनों की परिभाषा हमने इसमें देखा था वो। इसके हमने लाभ की बात किया था वो, कि क्या है शिक्षण उपकरणों का क्या लाभ है, क्या इसका महत्व है वो, उसकी हमने चर्चा की थी कि हाँ क्यों आया शिक्षण उपकरण को, लाया क्यों गया, संदर्भ क्या था इसका लाने का। तो ये सब चीज़ें हमने 4.1 में पढ़ी थी, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिर 4.2 में हमने पढ़ा था कि शिक्षण के दृश्य उपकरणों के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा था श्यामपट्ट था, चार्ट, नक्शा, मानचित्र, मॉडल, वर्किंग मॉडल और फ्लैश कार्ड। ये सब चीज़ें क्या होती हैं और इसको कैसे प्रयोग किया जाए, यानी इसके प्रयोग करने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें क्या होती हैं, इसके प्रयोग में क्या सावधानियां हैं वो। फिर हमने देखा था 4.3 में शब्द उपकरणों की बात की थी वो। शब्द उपकरण कई सारे होते हैं, रेडियो होते हैं, आपका टेप रिकॉर्डर है, सीडी प्लेयर है, डीवीडी प्लेयर है, फ्लैश टॉक है वो। लेकिन जो आपके सिलेबस में था वो केवल 2 चीज़ था, वो कम्पैक्ट डिस्क एंड कैसेट्स। तो हमने बात किया था कि कैसेट्स क्या था, वो बहुत पहले हुआ करते थे, वो पहले चलते थे, अब फिलहाल बंद हो चुके हैं वो। जिसके पास पुराने पड़े होंगे वही होंगे, नए अब कैसेट्स नहीं बन रहे हैं वो। तो कैसेट्स क्या थे, उसमें आप देखे होंगे बहुत कम चीज़ें उसमें सम्मिलित हो पाती थी वो। लेकिन जब सीडी आया उसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने स्टोर करना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद अब डीवीडी का प्रचलन चला रहा है। इसकी हमने बात की थी कि इसको कैसे हम प्रयोग करें उसके, और अब इसको अभ्यास यानी कैसे हम किया जाए, कैसे प्रयोग किया जाए, क्या इसके लाभ हैं और क्या इसको प्रयोग करने की विधि है। तो 4.3 में ये था वो। फिर हमने 4.4 में बात किया था कि श्रव्य दृश्य उपकरण, ऑडियो विजुअल एड्स में खासतौर से जब बात हुई थी, इसमें टेलीविज़न और कंप्यूटर 2 था वो। टेलीविज़न की उपयोगिता बताइए कि टेलीविज़न की हिंदी शिक्षण में क्या उपयोगिता है, कंप्यूटर का हिंदी शिक्षण में क्या उपयोगिता है वो, उसकी चर्चा करिए, उनके लाभ की बात करिए वो। कैसे कंप्यूटर और टेलीविज़न को हम सहायक उपकरणों के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं वो। इसके प्रयोग विधि की भी हमने बात की थी वो, कि इसको प्रयोग करने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो। टेलीविज़न का आप प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जब आप कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो। तो ये आपका इसमें समझिए 4.4 के इसका दूसरा पार्ट था, जो था वो नॉन प्रिंट एड्स थे वो। खासतौर से जिसमें क्या था कि आपको जो पढ़ना था वो न्यूज़पेपर था, पत्रिका था और पुस्तक था वो। तो इसमें बताइए कि न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है आज की भी तारीख में वो, पत्रिकाओं का क्या महत्व है हिंदी शिक्षण में, और पुस्तकों का क्या महत्व है वो। इसके हम महत्व की बात करेंगे कि कैसे इसको हम सहायक उपकरण के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं वो। तो आप देखेंगे कि हम लोगों ने इसके महत्व के साथ साथ यह भी बात की थी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़ास तौर से हमें पठन कौशल, लेखन कौशल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है वो। क्योंकि हिंदी शिक्षण का मुख्य कार्य क्या होता है, ये जो 4 कौशल होते हैं, श्रवण, पठन, लेखन और वाचन, इन कौशलों को विकसित करना होता है वो। तो जो आप देखेंगे मुद्रित जो उपकरण होते हैं वो पठन कौशल के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, लेखन कौशल के लिए भी बहुत लाभदायक होते हैं वो। तो 4.4 में ये बताइए कि क्या हैं और इसको कैसे हम इसका प्रयोग किया जा सकता है एक सहायक उपकरणों के रूप में वो।
और फिर आज हमने बात किया था जो अभी कि भाषा प्रयोगशाला विधि क्या होती है, भाषा प्रयोगशाला की परिभाषा दीजिए, वो बताइए कि क्या है वो, इस कैसा होता है, इसका एक स्वरूप बताइए, वो इसके प्रयोग करने की विधि की कैसे हम इसको प्रयोग करते हैं, शिक्षक के कैसे इसमें क्या रोल है इसमें वो, और विद्यार्थियों का क्या रोल है वो, और इसके साथ साथ इसकी हम समीक्षा की बात करें, क्या इसका गुण है, क्या इसका दोष है वो। तो आप ये जानते हैं कि भाषा प्रयोगशाला विधि में हम व्यक्तिगत शिक्षण भी कर सकते हैं, साथ साथ हम सामूहिक शिक्षण भी कर सकते हैं वो। तो इतना 4.4 में ये जानिए वो। तो आपका इकाई 4 यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोग इसको पढ़िएगा, कहीं कभी भी कुछ डाउट लगे, नहीं समझ में आए तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा वो। मैं इससे संबंधित जितने भी सामग्री आपको जो स्नैपशॉट फ़ोटो लेके भेज देता हूँ वो, ताकि आप लोग इसको विस्तृत अध्ययन भी करते रहिए। मैं जितना लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ वो भी पर्याप्त है, परंतु आपको उतने पे ही नहीं रहना चाहिए, आपको विस्तृत अध्ययन भी करते रहना चाहिए। साथ साथ मैं ये भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने शब्दों में इससे संबंधित नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, वो आपके लिए एग्ज़ाम के समय बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।